नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीगल चैलेंजेस हैं वो एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। बिलखसूस चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो आज भी साइफर मामले में उनसे अटक जेल में पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ज़राए के मुताबिक अपना मौक़िफ़ दोहराया कि साइफर उनसे गुम हो गया है। जबकि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इन तफ्तीशी टीम को ये बताया है कि साइफर वज़ारत ख़ारजा के अंदर ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। और इसके अलावा नाज़रीन दीगर बड़े अहम मामलात हैं साइफर केस के अंदर, तो बड़ी तहकीकात जो है आगे बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन 9 मई के सानहे की पादाश में भी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई। तहकीकात तफ्तीश इस पर जारी है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो तोशाखाना केस है उसमें सोमवार तक समाअत मुलतवी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी समाअत सोमवार तक मुलतवी हुई है। और सोमवार के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ का ये कहना है कि वो 4 घंटे के दलाइल देना चाहते हैं। यानी लगता है कि सोमवार को भी शायद चेयरमैन पीटीआई के हवाले से फैसला ना आ सके, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ना हो सके, जमानत ना मिल सके इस केस के अंदर। सोमवार को भी मामला मजीद आगे लटकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा मामला यह है कि पीटीआई की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर। जबकि ख़बरें ये भी हैं कि तकरीबन ओवरऑल अगर देखा जाए, असेस किया जाए पिछले चंद महीनों के फ़ैसलों को, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 36 के करीब मौक़े पर चेयरमैन पीटीआई को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, यानी ऐसे फ़ैसले दिए जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या चेयरमैन पीटीआई को बराह रास्त फ़ायदा हुआ। और जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जिन्होंने साइफर केस का फ़ैसला सुनाया था, उनकी दरख्वास्त पर उन्हें ओएसटी किया गया है। और इस पर पीटीआई की तरफ से एक पूरा बयानिया कल से बनाया गया था, लेकिन उनकी अपनी तरफ से वज़ाहत सामने आ गई कि वो खुद नहीं करना चाहते, चूँकि उनको और उनकी फैमिली को थ्रेट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। इन तमाम लीगल मैटर्स पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नईम अहमद पंजूता साहब ने, जो कि चेयरमैन पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है ऑन लीगल मैटर्स। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जनाब हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नईम पंजूता साहब, क्विकली ज़रा आपकी तरफ आते हैं। ये जो साइफर मामले में पूछताछ जारी है चेयरमैन पीटीआई से, फिर से वो मौक़िफ़ उनका यही आया कि साइफर की कॉपी उनसे गुम हो गई है, उनके पास नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल साइफर जो ओरिजिनल है वो वज़ारत ख़ारजा के पास ही मौजूद है। अब जो आपका मामला है, केस है, पहले जो चल रहा है तोशाखाना का, उसमें तो शायद सोमवार नहीं तो मंगल को बेल मिल जानी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जानी है। लेकिन दीगर जो उनके चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए एक चीज़ तो वाज़ेह है, शायद आपको भी इस बात का इदराक है कि अगर मिल भी जाती है तोशाखाना केस के अंदर, फिर भी चेयरमैन पीटीआई रिहा कम अज़ कम नहीं होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर भाई। इस पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, उसकी ओरिजिनल है जो वहाँ पर है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वहाँ पर है। और उसकी जो डी क्लासीफाइड फॉर्म है वो आगे कापियाँ मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं, पीएम ऑफिस, और आपको सबको पता है कि कहाँ पे वो कॉपी जाती है। दूसरे नंबर पर बात ये रहेगी कि अदालत के अंदर एफआईए ने खुद ये एडमिट कर लिया है कि बिल्कुल जी ओरिजिनल जो फॉर्म है, ओरिजिनल जो साइफर है वो वाकई जो है वजारत खारजा में मौजूद है। यानी कि जब एडमिशन आ गई तो बात तो ये ख़त्म हो गई कि ओरिजिनल फॉर्म में वो आगे सियासी मकासद के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि खान साहब की बेल इंशाल्लाह मंडे को जो है वो होगी, क्योंकि चीफ साहब ने भी वाज़ेह ये कह दिया है कि अगर आपने दलाइल दिए या ना दिए तो मैं इसके ऊपर फैसला कर दूंगा, क्योंकि आपको सुनना ज़रूरी नहीं। और ये पहली डेट के ऊपर भी यही बात हुई और उसके बाद भी यही बात होती रही। तो न जाने समझ नहीं आ रही कि इतना क्यों जो है इसके अंदर डिले के लिए टाइम दिया जा रहा है। कभी तैयारी के हवाले से, कभी ये कहा जाता है कि पेट खराब हो गया, जब ज़रूरत ही नहीं है दूसरी साइड सुनने की। अच्छा, साथ ये कि जो आपने एक और सवाल किया था कि किसी मजीद मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से, तो अभी तक ना खान साहब को पता है किसी गिरफ्तारी के हवाले से, ना अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके अंदर वाज़ेह लिखा है आइन के अंदर कि आपने जब भी किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आपने उसको पहले इतला देनी है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस जो है वो होना ज़रूरी है, उसके लिए उन्हें ना इतला है ना हमें इतला है। तो जब डॉक्यूमेंट हमें पता ही नहीं है तो फिर कैसे उसमें गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और तीसरी ये चीज़ कि लाहौर जो दहशतगर्दी अदालत है उसने वाज़ेह तौर पर जो है वो ऑर्डर किया था सिर्फ इंटेरोगेशन की हद तक, यानी कि जो JIT थी वो जाकर जेल में तफ्तीश कर सकती थी, सवालात पूछ सकती थी, ना कि अरेस्ट डालने का ऑर्डर। इन्होंने परमिशन जो है वो गलत ली और बाद में
वो जो वहाँ पर जो थे प्रोसिक्यूटर, उसकी सरजनिश भी हुई कि आपने हमें गलत जो है वो मिसगाइड किया, गलत आपने साइन करवाया, मैंने सिर्फ इंटरोगेशन की जो है वो इजाज़त दी। मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो गया जी कि खान साहब की गिरफ्तारी भी डल गई, लिहाजा अभी तक खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डली हुई, और हमने बेल जो थी, जो उनकी खारिज हुई थी, वो हमने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। जी जी ठीक है। हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्री मेच्योरली मामले को टेकअप किए जाने पर बड़ी तनकीद की गई है, बड़े इस पर जो है रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से मामले को टेकअप नहीं करना चाहिए था, जबकि मामला एक मातहत अदालत में यानी कि हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी ज़ेर बहस था ज़मानत का मामला चेयरमैन PTI का। इस पर भी आपकी तरफ से तनकीद आई। लेकिन दूसरा मुझे ये बता दें, जो मैंने सवाल किया था नईम पंजोथा साहब से, वो मेरा आपसे सवाल भी है कि PTI के कारकुनान को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सोमवार को गालिबन कभी इम्कान है कि अगर फैसला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो शायद चेयरमैन PTI रिहा हो जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से 9 मई का वाक़या है उसमें भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी डालने का फैसला हुआ था, तफ्तीश उनसे जारी है, और इसके अलावा साइफर के मामले में भी उनसे तहकीकात जारी है, दीगर तकरीबन 21 के करीब केसेस के ऊपर उनकी ज़मानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जेल से बाहर भी आ सकेंगे, या जेल से बाहर आना एक मुश्किल काम है अभी फ़िलहाल, बेशक फैसला उनके हक़ में आ भी जाए साइफर वाला, सॉरी ये तोशा खाना वाला? शायद इस केस की ग्रेविटी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी हाइप क्रिएट हुई है, मामला अभी यहाँ पे है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंदाज में इस पे एक ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी, तो उस तौर पे शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्शियस हो गई है, बल्कि ओवर कॉन्शियस हो गई है। और मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस दिन ये बात ना करती तो हो सकता है कि परसों ही उनकी बेल हो जाती। गिरफ्तारी दूसरे केसेस में देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब एक से ज़ायद केसेस में मुलव्वस हो और उनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं बाकी केसेस की, वो उनको इंटेरोगेट कर सकती हैं। और इंटेरोगेशन के लिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, या तो उनकी अरेस्ट जो है वो शो कर दी जाए, और अगर अरेस्ट नहीं शो की जाती तो फिर उनकी अरेस्ट को डेफर करके उनसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जिस तरह के लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनको इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी, तो वो जो आईओ वहाँ आए हैं, तो क्या किस तरीके से उनको अरेस्ट तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो अरेस्ट है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी वो अरेस्ट को डेफर करके फिर उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अगर जब यहाँ से ये फारग होंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करके तो बाकायदा उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये है तरीकाकार। तो ये भी बता दें हसन रज़ा पाशा साहब के इस मामले में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अगर हो जाती है उसकी एक तो चलें ये होगी कि जो उनकी गिरफ्तारी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर, वो गिरफ्तारी से वो ज़मानत मिल के बंदा रिहा हो जाता है, लेकिन नाअहली तो ख़त्म नहीं होगी ना सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से, वो तो बरकरार रहेगी। जी, नाअहली ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस केस में उनकी एक्विटल नहीं होती अप टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। सही है। नईम पंजोथा साहब, गिरफ्तारी वाला मामला भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसके अलावा नाअहली वाला मामला भी मौजूद है। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे टेकअप नहीं होता, ज़ाहिर है ये अपलेट फोरम है, हाई कोर्ट, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी रखी है, लेकिन ज़ाहिर है सोमवार को भी इम्कान ऐसा ही है कि वहाँ पर कोई खास प्रोसीडिंग हो नहीं पाएगी, वो केस को फिर 1-2 रोज़ तक आगे मुलतवी कर देंगे। अब मुझे ये बता दें कि अब पार्टी के अंदर इस वक्त मामलात की, जो कि कोर कमेटी के अंदर भी काफ़ी सारे फैसले हुए हैं, ये चल क्या रहा है? क्या कोई जो ताल्लुकात हैं इदारों के साथ जो बिगड़े थे वो ठीक करने की बात भी हो रही है, और यानी आप केसेस भी अपने लड़ेंगे और साथ साथ अपने ताल्लुकात भी जो ख़राब थे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखें जी, गुजारिश ये है कि कोर कमेटी बिल्कुल जी मुशावरत हर हवाले से, हर एंगल से करती है। इस वक्त जो वाज़िया इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि कोर कमेटी ने जो फैसला किया था, एक तो आमिर फारूक साहब के हवाले से कि इनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम रेफरेंस भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से फैसले दिए और ये मामला किया। दूसरा जो इलेक्शन के हवाले से है कि इलेक्शन 90 डेज़ में होने चाहिए, इस हवाले से मुशावरत जारी रही, और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का रजू किया कि जो सेंसस और ये जो CCI है इसको चैलेंज किया जाए, और वो वाज़ेह तौर पर चेयरमैन साहब की भी डायरेक्शन थी।
चेयरमैन साहब की डायरेक्शन के ऊपर ही अगर कोई बात भी होगी मुशावरत के हवाले से तो वो उनसे होगी, और अगर कोर कमेटी जो है किसी तरह से कोई आगे बात बढ़ाएगी तो डेफिनेटली पीछे उनकी इंडोर्समेंट होगी। अभी तक की जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन के हवाले से जो है वो लेटर भी बिल्कुल लिखें, जो कि लिखा भी गया वज़ीर आज़म साहब को कि इलेक्शन जो है 90 डेज में करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जी नहीं जोधा साहब, चले कोई भी अदालती फैसला हो उस पर बहस की जा सकती है, उसके हक में भी खिलाफ भी बहस हो सकती है, उसके ऊपर वो चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एक जज को उसकी फैमिली को एक फ़ैसले की बुनियाद पर इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाना कि वो जज के मैंने अदालत में अब नहीं बैठना, मुझे आप OSD कर दें, मेरी फैमिली बड़ी अफेक्ट हो रही है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये भी जिस तरह आपने बात की कि आप लोग आपका राइट है, लीगल राइट जो है वो यही है कि आप उनके किसी फैसले को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या आपको उनके कंडक्ट से मसला है तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मूव कर सकते हैं। पूरा एक महाज बना देना सोशल मीडिया के ऊपर और बाहर भी कि भाई ये बाइस्ड हैं, ये ऐसे ये मैनेज कोर्ट से सारा, क्या ये मुनासिब रविश है? ये 36 मौके पे जिस साहब फ़ारूक साहब आपको रिलीफ भी दे चुके हैं, 36 मुख्तलिफ मौके पे आपको रिसेंट पास्ट में रिलीफ दे चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए बात यह है कि हम ये नहीं कहते, हम तो कोर्ट के अंदर भी ये कह रहे थे कि हमें ये भीख नहीं चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक हमारे साथ डील किया जाए, कानून के मुताबिक जो है ट्रीट किया जाए। बेशक जो है फैसला आपने जो भी देना है लेकिन फैसला दे दिया जाए। एक दरख्वास्त हम देते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो जो फैसला हुआ था जिसमें एक कंप्लेंट के हवाले से जो है फैसला आया था और ये कहा गया था कि आपको मियां वाली से डीसीट किया जाता है, तो वो दरख्वास्त हमारी फिक्स ही नहीं हो रही, और जब फिक्स नहीं हो रही और हमने कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं, वो वापस ही लेने, अगर वो दरख्वास्त फिक्स होकर फैसला दे दिया जाता तो ना ये कंप्लेंट के ऊपर ये ट्रायल चलता, ना ये सजा होती, ना खान साहब बाजिंदर होते। तो मुसलसल टेरिन वाइट वाले केस में ज्यादती की गई, इसी तरह से आपका पॉइंट आ गया नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। हसन रजा पाशा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ठीक, हसन रजा पाशा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, चूंकि आजकल मुल्क में एक बड़ी बहस है इंतखाबात के 90 रोज़ के अंदर होने या ना होने के हवाले से, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब पेश किया गया है इंतखाबात की मुलतवी होने का, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर चूँकि लिखा गया है कि आपने करवानी है हर सूरत में हल्का बनिया अगर आपका सेंसस नोटिफाई हो जाता है। दूसरी तरफ आइन है जो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आपने करवाने हैं। अब इलेक्शन कमीशन भी एक कानूनी जवाब लेकर बैठा है इंतखाबात की मुलतवी कराने का। पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि 90 रोज़ में हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात आगे नहीं जाने चाहिए, ये चूँकि एक आइनी मामला है, आइनी बहरान पैदा हो सकता है मुल्क के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम इस पर तहरीक चलाएंगे। तो कल को अगर कोई तहरीक इस पर मूवमेंट शुरू होती है, पीपल्स पार्टी शुरू करती है या कोई भी पोलिटिकल पार्टी शुरू करती है बर वक्त इंतखाबात के वाले से, तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल भी फिर इस मूवमेंट में साथ देगी, शाना बिशाना खड़ी होगी? आपका क्या इस पे होगा लायामल? सबसे पहले तो मैं जरा जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें दो चीजें रह गई थी जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ समर साहब आपकी इजाजत से। जी आपने 36 रिलीफ कहे हैं, दो और रिलीफ भी गिन लें। एक रिलीफ जो है वो परसों दिया गया कि डिवीजन बेंच कभी भी जुम्मे वाले दिन नहीं बैठता, लेकिन खान साहब के केस में कल भी जुम्मे को पेशी रखी गई, डिवीजन बेंच बैठा आउट ऑफ द वे जाके, और हमें भी इस बात पे थोड़ी सी थी कि ये क्या बात है, इतना क्यों स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो रिलीफ दिया, जो साथी जज हैं जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब, उन्होंने भी वो रिलीफ दिया जो किसी ने आज तक नहीं दिया खान साहब को, और वो रिलीफ था कि इनको अगर कोई FIR नहीं भी दर्ज हुई उसमें भी बेल ग्रांट की गई है। ये दो रिलीफ भी आप शामिल कर लें, जो कि हम समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, एक ऐसा ब्लैंकेट दिया गया इन दोनों में जो किसी आम हाँ बिल्कुल किसी आम जो है पिटिशनर को नहीं दिया जाता। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। बात यह है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई सेक्शन 57 में, जहां पे पहले ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करेगा, और इसी वजह से वो डेट जो 14 मई वाली हुई थी याद होगा आपको, वो कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए वो अनाउंस हुई। लेकिन बाद में जब गुज़श्ता साबका हुकूमत ने रियलाइज किया कि ये तो प्रेसिडेंट को है, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ के दौर से चली आ रही थी, तो
ऑल दो के वो एक्ट रिपील हो गया, बाद में 2017 में ये नया बना, एज इट इज रखा गया, तो वो उन्होंने तरमीम करके सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया कि ये इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। लेकिन आइन के आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना जरूरी है। ऑल दो के आर्टिकल 228 और 229 में एक विंडो है कि जहाँ पे किसी की कुछ किन किन हालात में ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को आगे ले जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि जो असल रूह है आइन की वो ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस शाम को ये अनाउंस किया कि 120 डेज हम डिलिमिटेशन के लिए रख रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो हमने उसी वक्त उसी रोज प्रेस रिलीज जारी की और कंडेम किया और हमने ये मुतालबा किया कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये आइन और कानून की मंशा है। फिर क्या हुआ कि फिर अब आप देखें कि तमाम ये पार्टीज मां सिवाय पीटीआई के सब कह रहे थे जी आगे जाने चाहिए। सबसे पहली आवाज पीपल्स पार्टी में से आई, पीपल्स पार्टी ने कहा 90 दिन होने चाहिए। फिर जेयूआई की आई, जेयूआई ने कहा कि 90 दिन, और फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़ोमा की तरफ से भी ये बात आई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अभी ये रियलाइज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना क्यों जरूरी है, उसकी रीजंस हैं बाकायदा, और वो रियलाइज करके इन्होंने मुतालबे किए हैं। हम समझते हैं कि मेन स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने मूवमेंट चलानी है, क्योंकि उन्होंने ही आके असेंबली में बैठना है। मैंने या पंजोता साहब ने नहीं बैठना, उन्होंने आना है, उन्होंने बैठना है। अलबत्ता जो मॉरल सपोर्ट होगी वो हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा पाशा साहब। आपने नईम अहमद पंजोता साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर की जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बड़े सख्त अल्फाज में कहा गया कि इंतख़ाबात का इनेकाद जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, हल्का बंदियों की वजह से इंतख़ाबात मुलतवी या ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो चेयर टेकर नहीं बननी चाहिए। इसी पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर और सीनियर रहनुमा शेर रहमान साहिबा ने। शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि जब हल्का बंदियाँ हो रही थी, जब आप लोगों ने जब सेंसस को अप्रूव किया था, उस वक्त आपका ये मौक़िफ़ था कि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि इसकी वजह से इंतख़ाबात मुलतवी नहीं होंगे। तो एहसन इकबाल साहब ने ये डिनाई किया, वो कह रहे हैं हमने मुराद अली शाह साहब को ऐसी कोई भी यकीन दहानी नहीं करवाई थी कि इंतख़ाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। तब तो हर किसी को नज़र आ रहा था कि अगर सेंसस को अप्रूव किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हो गया तो ये इंतख़ाबात हर सूरत में मुलतवी होने ही होने हैं। तो फिर ये यकीन दहानी आपको किसने करवाई थी उस वक्त? देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। बहुत बड़े मैं ड्यू रिस्पेक्ट से कहूँगी कि जो बात कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद देखी नहीं देखी, जाहिर है सब अपनी मसरूफियत में होते हैं, लेकिन दो बातें तो बहुत वाज़ेह थी। एक कि ये हल्का बंदियों के हवाले से, इसीलिए मैंने फॉर्मर सीएम साबिक सीएम सिंध मुराद अली शाह को कहा था कि आप मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिएगा और अपनी वजाहत दें दो टोक अल्फाज में कि आपको क्या क्या कहा गया था और आपको क्या अश्योरेंस दी गई थी। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, आपने देखा होगा, कहा कि हमें ये बार बार सवाल किया कि इसकी वजह से कोई इंतखाबात में डिले तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है और हल्का बंदियों के हवाले से कोई डिले नहीं होगी। ये अश्योरेंस दी गई। डिस्ट्रिक्ट डेटा के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अभी तक अभी कुछ और है, उस वक्त कुछ और था। तो ये देखिए, इतनी तो कच्ची गोली नहीं खेली है किसी ने। पीपल्स पार्टी के वहाँ सारे लोग थे, तो सारे तो नहीं, जो जो होते हैं, कुछ खुद इनवाइट किए गए थे, और वहाँ सबने यही बात कही कि ठीक है, हमें ये इलेक्शन, जो ये डिजिटल सेंसस है,
इसमें हमें मर्दमशुमारी का मसला है। हम देख रहे हैं कि अर्बन वगैरह बहुत है, लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि इस वक्त हमने ये एक्सेप्ट करना है, हम कर लेंगे। इस बुनियाद पर के इलेक्शन में और हल्का बंदियां ना शुरू हो जाएं और इलेक्शन में डिले नहीं हो, ताखीर नहीं हो जी, ये बताया गया उनको। दूसरी बात फिर मैं कहूंगी जी, ये अब अलग बात हो रही है कि उस वक्त तो कोई ऐसा आपने मगरमच्छ स्वॉलो किया और आपने हाँ कह दिया, नहीं, आपने उस वक्त ये अश्योरेंस मांगी कि इसकी बुनियाद पर डिले तो नहीं होगा। अब जब इलेक्शन कमीशन जो बैठी है और वो कह रही है कि हमने हल्का बंदियां करनी है और वो अब लोगों से मुशावरत भी कर रही है, हमारी पार्टी भी मुशावरत करने जाएगी, हमारे वकला जाएंगे, लेकिन देखिए हमने बिल्कुल कोई सख्ती की बात नहीं है, कोई इसमें कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। ये देखिए पटरी पे मुल्क को रखना है आपने। बहुत अगर ऊंच नीच अगर एक किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुस्तकिल यही करते रहें। आपने किसी ना किसी ने तो कहना है कि जी आर्टिकल 224 आइन का है, ये लागू होता है और इसमें 90 दिन की बात हमने हमेशा से की, हमने कभी इससे कोई डिपार्चर नहीं लिया कि अब क्या कहा जा रहा है। और शायद उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मैं बहुत ऐसी मीटिंग्स में बैठ चुकी हूँ और होता है अक्सर, लेकिन हमारे फहम में तो ये था और हमें वजारत से सीएम ने भी बताया। उस मीटिंग में नवीद कमर भी थे, कमर कायरा भी थे, कल भी सीईसी में उन्होंने यही कहा, नहीं हमें कुछ नहीं ऐसा कहा गया था कि ये आगे होगा और इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाएगा, क्योंकि ये खदशा। और ये एश्योरेंस आपको पीएमएलएन की तरफ से दी गई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आपको एश्योरेंस दी गई थी कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, ताखीर नहीं होगी? जी, मीटिंग में तो यही कहा गया था कि ताखीर नहीं होगी। और अब मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब ने की थी या किसने की थी, मैं मीटिंग में मौजूद नहीं थी, पर जाहिर है एक मजमुई जब डिस्कशन हो रहा होता है और अगर खदशा एक पार्टी करे, मैं भी अगर एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं कहूँ कि जी मुझे ये खदशा है, आप इस खदशे को दूर करेंगे, तो चीज दूर किया गया। अब ये जो बात निकली है कि जी इतना टाइम लग जाएगा और हल्का बंदियां होंगी, भाई हल्के बंदियां तो एंडलेस सिचुएशन हो सकती है। और फिर वोटर लिस्ट जो होती हैं वो पहले से बन रही होती हैं हमेशा, ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है हमने जो ठीक है ये किया है, तो ये सारी पहले बन रही होती हैं, ये कोई ताखीर का बायस नहीं होती। और मर्दमशुमारी आप देखिए, आप अगर सारी पार्टियां मुतालबा कर लें, आप बेशक डिजिटल सेंसस को आगे जाके उस पर इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन अगला जो होता है इसके बाद शायद उस पर कर सकते, उसमें भी बहुत मैं समझती हूँ शराकतदारी से फूंक फूंक के चलना होगा इलेक्शन कमिश्नर ने या जो भी बॉडी हल्का बंदियां कर रही होंगी, क्योंकि उसमें बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं जी। और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह ये किया जाएगा। जब आपको बताया गया वजारत से, नहीं एक मेरी गुजारिश सुनने कि सीटों में इजाफा नहीं है, जब सीटों में इजाफा नहीं है तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा और आइन में इस वक्त इजाजत भी नहीं है सीटों, आप कर भी नहीं सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आगे के लिए बेशक हो सकती है, मगर इस इलेक्शन में 90 दिन के अंदर अंदर आप जब सीटों का इजाफा नहीं कर रहे तो आप किस बुनियाद पे मर्दमशुमारी आप डिले करना चाहते हैं। और दूसरी बात सिंपल सी है जी, ये कहीं नहीं आइन में लिखा कि आपको डिलिमिटेशंस करने, लेकिन आइन में ये जरूर लिखा है और आइन हमेशा बिल्कुल उसके सब चीज उसके नीचे होती है, आइन बिल्कुल बाला होता है और उसमें बिल्कुल वाज़ेह है 224 में कि 90 दिन की। अब इलेक्शन एक्ट इससे सब उसकी शिकें तो इससे सबसर्विएंट होती है ना, ये लॉ होता है और एक आइन होता है, तो इन चीजों में कोई इस तरह कोई मुबहम सूरत हाल नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कल पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें एक बंदे ने नहीं कहा कि हम सोचें, नहीं तो हम ये बात करते, लेकिन हमें बार बार कहा गया कि नहीं, एक तो शेरी मान साहब टेंशन नहीं हो रहा ना मेरे भाई, और आइन में भी नहीं लिखा है कि डिलिमिटेशन, आइन में लिखा है कि टाइमिंग इज एसेंशियल।
51 में है कि जो अगर सेंसस अप्रूव हो जाता है उसके बाद अपने सीटों के रद्द बदल के वाले से जो भी प्रोसेस है वो आपने करना है। लेकिन एक तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि एश्योरेंस हमने ऐसी कोई भी नहीं दी, सीसी के अंदर मुराद अली हमने सीसीआई के इजलास में मुराद अली शाह साहब को कोई एश्योरेंस नहीं दी कि इंतखाबात बर वक्त 90 रोज़ के अंदर होंगे। नंबर 2, PMLN का आज जो मौक़िफ़ है इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के वाले से वो आपके मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ है। PMLN को तो सूट कर रहा है कि इंतखाबात डिले हो चुके, उनकी पार्टी कायद ने 15 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान आना है, तो उस वक्त शायद उन्होंने आपको एक डिसेप्टिव मूव हुई उनकी तरफ से। मैं नहीं समझती कि किसी ने कोई जानबूझ के कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की होगी। हम बड़े इज्जत के साथ और एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ 16 महीने काम किया है हमने, और ख़ास तौर से एहसन इकबाल की मैं बात कर रही हूँ, मियां साहब शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ। पहले इनके साथ मुशर्रफ के दिनों में कम से कम हम दोनों इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज होते थे, मैं और एहसन। ऐसी कोई बात नहीं कभी हुई। सियासत में होता है, ऊंच नीच होती है, मुखालफत होती है, हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ और हर पार्टी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि जी हमारी इस वक्त तरजीह है। तो पीपल्स पार्टी की मैं बड़े इज्जत से कह रही हूँ कि मुझे कल कहा गया कि हम सब ने इस बात पर अग्री किया है, तो ठीक है, मैंने यही कहा है। और मैं भी समझती हूँ कि देखिए आइन में तो ये लिखा है, और मैं इसको झगड़े का घर हमें नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक यूनिटी का पॉइंट बनाना चाहिए। हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। बहुत खिलवाड़ हो चुका पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट में भी, और उसके आप उसके असरात अभी तक देख रहे हैं, और बहुत कुछ हो चुका है। इसमें हमारी कोशिश है। शायद यहाँ पे शेर इमाम साहब सूटेबिलिटी को ज्यादा देखा जा रहा है, सूटेबिलिटी को भी ज्यादा देखा जा रहा है। PMLN को शायद सूट नहीं करता बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद, उनके पार्टी कायद ने लेट आना है, उनकी नाअहली के मामला भी हैं, दीगर भी हैं। मुझे ये बता दें, आपका जो उसूली मौक़िफ़ है बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के वाले से, जिसका आपने कल जिक्र भी किया, क्या ये मौक़िफ़ तक ही रहेगा या फिर कल को आपको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, या आपको पब्लिक कोई मूवमेंट चलानी पड़ी इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए, आप वो भी करेंगे? कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, मुतहर्रिक होने में पीपल्स पार्टी को कभी ना देर लगी है ना झिझक, और हमेशा हमने, और हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है, और तरजीह हमारी इस वक्त लोगों की इक्तिसादी बहाली जो है, माशी बहाली जो मुल्क में है, उसको ज़ाहिर है उसमें लोग अवाम को तक़वियत चाहिए। सैलाब भी पंजाब में आए हुए, ये सारी बातें मैंने कही हैं कि ये सारा हम सबको तरजीह इस पर देनी चाहिए। और इन हालात में आप आइन को एक पॉइंट ऑफ यूनिटी लेके चल सकते हैं ना। इसमें कोई ऐसी ये सिंपल सी गुजारिश है, कोई ऐसी इसमें कंट्रोवर्शियल या मज़ामती बात नहीं है। मज़ामती सियासत बेशक हमें करनी आती है, और मैंने सबसे अर्ज़ ये भी किया था मीडिया के तवस्सुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी अब बहुत जल्द अगले हफ्ते होगी इंशाल्लाह लाहौर में सीसी, जहाँ भी वो सीसी मीटिंग होगी, और फिर हम तय कर लेंगे आफ्टर दिस इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग करी, फिर हम लाए अमल तय कर लेंगे। अगर वो कहते हैं क्लैरिटी से कि हम नहीं कर सकते या कोई दरवाज़ा खुला है, तो फिर हम देखते हैं। अभी तो देखिए, उनका इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक इलेक्शन डेट का भी तो मुतय्यन करें, अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। तो अगर हम आइन का में अपने जो डेट का तयन जो है, ये किसको करना चाहिए? ये सदर साहब को करना चाहिए आइन के मुताबिक, या जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि हमने डेट देनी है, इलेक्शन एक्ट का वो वाला दे रहे हैं, जबकि सदर साहब आर्टिकल 48(5) का वाला दे रहे हैं। तो इलेक्शन की तारीख देने का आप क्या समझते हैं, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? सदर साहब को तारीख देनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए? मेरी महदूद दानिश में इस वक्त यही ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन का अब जिम्मेदारी बनती है। ये तरामीम भी आ चुकी हैं आइन में, उन्होंने भी एक कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो जो इस वक्त कंसल्टेशंस कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से, सियासी तंजीमों से, जो हम ही स्टेक होल्डर हैं, मैं समझती हूँ उसके बाद उनको फौरी तौर पर तय कर लेना चाहिए कि आइन से आप ना हट जाएं। आगे चलते जाएंगे तो ये एक चीज़ कही जाती है ना, ये बहुत फिर एक फिसलता व मतलब आपको ढलान होती है, इट्स अ स्लिपरी स्लोप। अगर आप फिर डिले कर गए, फिर इलेक्शन एक्ट जो है इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का, जबकि एक्ट जो है वो आइन के ऊपर मुकदम नहीं हो सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। आइन की आर्टिकल 48(5) बड़ा क्लियर है कि प्रेसिडेंट का इख्तियार है इंतखाबात की तारीख देने का। देखिए, इंतखाबात की तारीख में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए मुकदम आर्टिकल 224 है।
जो इलेक्शन एक्ट से बढ़कर है, और उसमें टाइम बिल्कुल वाज़ेह किया गया, इसमें कोई अभाव नहीं है जी। और चीज़ों में अक्सर और बेशतर बहुत सारे कवानीन पर, बहुत सारी इश्यूज पर आइन साइलेंट होता है या एक एक्ट उस पर, इसमें एक चीज है तो उससे आप ना हटें, बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द अरेंज हो सकती हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आइन मुकद्दम है, 224 की बड़ी अहमियत है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। एतजाज़ एहसन साहब का मौक़िफ़ बड़े अरसे से इस चीज़ को वो बड़ा एजिटेट करते रहे। जब पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला था 90 रोज़ के अंदर, वो आपकी CC के इजलास में कल मौजूद थे, और मेरे पास एक जून की खबर पड़ी है जिसमें पंजाब की जो आपकी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है, राना साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल की थी, एतजाज़ एहसन साहब की और लतीफ़ खोसा साहब की। तो क्या अब उनकी रुकनीत बहाल हो गई है? CC के इजलास में कल वो दोबारा बैठे हुए थे, और क्या माफ़ी मिल गई एतजाज़ साहब को, चूँकि CC ने के इजलास में कल वो बैठे थे? पुराने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने हर ओहदा हमारा संभाला हुआ है और माजी में, और वो एक बड़े पुराने वकील भी हैं, अपनी रेपुटेशन रखते हैं। माफ़ी तलाफ़ियों की तो बात मैं अपनी मतलब मैं तो उनसे हमेशा अपने आप को जूनियर समझूंगी, सियासत में भी और ज़िंदगी में भी। तो इट इज़ नॉट फॉर मी कि माफ़ी तलाफ़ी उनको वो पहले स्पीकर थे CC में, उनकी बात भी सुनी गई, उनकी जो गुजारिशात थी उनको बहुत केयरफुली नोट किया गया। और देखिए, सियासत में ऊंच नीच होती है, आपको याद है बहुत सारे लीडर्स, कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई सामने आ जाता है, कभी कोई पीछे हटता है, सबकी ये सब पुराने लीडर हैं। और पीपल्स पार्टी का मिजाज यही है कि जी हम लोगों की में डिफरेंसेस की वजह से, कोई हमारे यहाँ ऐसी सुर्ख लकीरें तो होती हैं, लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो अकोमोडेट की जाती हैं। वैसे एतजाज़ एहसन साहब खान साहब के बड़े करीब हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब है, पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब दिखाई दिए, उनके मौक़िफ़ उनके साथ बहुत करीब दिखाई दिया, उनको बड़ा सपोर्ट करते रहे वो कई मामलात के ऊपर। तो क्या उनके साथ मिलके कोई PTI के साथ मिलके कोई लाएमर बनाया जा सकता है इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए, जो कि PTI को भी बरवक्त इलेक्शन की वो भी बात कर रही है? नहीं, ऐसी अभी कोई सोच नहीं है बेटा कि हम PTI का किरदार काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, और उनको अपना किबला दुरुस्त करना होगा। मुझे पता नहीं PTI की सियासत क्या है, उन्होंने कभी मुल्क से माफ़ी मांगी है, वो कहाँ तक लाएं? उन्होंने 9 मई के लिए कभी कोई माफ़ी मांगी है इज्तिमाई? उनके लीडर जो हैं उनका एक अजीब व गरीब जहन है, और मैं उन पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा जी, माजी में भी अपने लोगों के लिए मैं हमेशा इख्तिलाफात बर्दाश्त किए हैं, खुल के अपने घर में हम बात करते हैं, बाहर भी बात अक्सर कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता कि भाई कोई डिक्टेटरशिप है। ये पार्टी है, ये जमहूरी पार्टी है, और कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए जी, हमने हमेशा, और मैं ये नहीं कि ये मैं इस वक्त नहीं कह रही कि हमने PTI के साथ कोई गठजोड़ करनी है, नॉट एट ऑल। मुझे नहीं पता उनकी क्या सियासत है, उनके सुबह कुछ कहते हैं, शाम तक उनका एक और U-टर्न हो चुका होता है। उनकी क़यादत कौन है, उनकी सोच क्या है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम आइन के इस वक्त को सिरात मुस्तकीम समझते हैं, और इलेक्शन टाइम पर मुकद्दम है, आइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल इस वक्त वो बाला है हर चीज़ से। एंड हमने ये भी कहा है कि देखिए, अगर आप इसमें बहुत सारी जमातें अब हमारे साथ ना सिर्फ मौक़िफ़ बट हम आवाज़ होंगी, आप देख लीजिएगा। कोई नहीं चाहता कि हम इस स्लिपरी स्लोप पे आ जाएं कि मेरी कोई वक्त कन्वीनियंस है या मेरे लिए ये कोई सौदाबाजी इस पर करे। मैं नहीं समझती कि जमहूर के लिए बेहतर होगा मुल्क में, और ये मुल्क इस वक्त बहुत नाजुक नहज से गुजरा है। जितनी पार्टीज इस पर अग्री करें, मैं समझती हूँ बेहतर है। PTI का मैं नहीं कह रही, इस वक्त तो वो बिल्कुल बाहर हैं, पूरी मैं समझती हूँ कदरों से बाहर निकले हुए, हमेशा से निकले हुए हैं। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीर रिबान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। शरीर रिबान साहबा का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 224 के ऊपर पीपल्स पार्टी का स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि आइन को किसी भी इलेक्शन एक्ट के ऊपर जो है वो मुकद्दम है, आइन जो है उससे ज़्यादा तरजीह हासिल होती है और इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ा पीपल्स पार्टी को वो जाएगी। इसी पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने कह तो दिया कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन क्या निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। टेलीविजन ना को फ्रिज ना को एसी ना को लैना ना एक पक्खा दे के बड़ा 85 रुपया बिल। वेलकम बैक। पहले ही महंगाई के सताए आवाम कि बिजली के होशरुबा बिलों ने कमर तोड़ कर रखती है और पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। बिजली के जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा बिल हैं, हर किसी की तरफ से इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। चूँकि एक आम शहरी, मुतवसत तबके के शहरी, वो तो बिल्कुल ही या फिर लोअर मिडिल क्लास हो गई या लोअर क्लास हो गई, वो तो बिल्कुल ही बिजली के बिल जो है अदा करने की पोजीशन में नहीं है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार पाकिस्तानी अवाम इस वक्त, पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों में इजाफे की, बिजली कीमतों में इजाफे की, तो अब मज़ीद एक इजाफा होना है जो कि क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 40 पैसे मज़ीद बिजली की कीमत बढ़ने का इम्कान है। लेकिन शायद इसे 6 किस्तों पे करके कम कर दिया जाए, इम्पैक्ट इसका 3 रुपये 55 पैसे कर दिया जाए, जो कि नेपरा के अंदर इस चीज़ पे समाअत हुई है और डिस्कशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कल बिजली की बढ़ती कीमत पर और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बिजली के होशरुबा जो बिल आए हैं बहुत ज़्यादा, उन पर जो पाकिस्तानी अवाम का गम और गुस्सा है उस पर एक आला इजलास कल बुला लिया है, जिसमें तमाम जो मुतल्लिकीन हैं उन्होंने तलब किया है और वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि आवाम को जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे। क्या ये रिलीफ देना मुमकिन होगा मौजूदा हालात के अंदर के, जबकि IMF की तरफ से भी हमारे ऊपर बड़ी शदीद सख्त शराइत हैं जिन पर हमने अमल दरामद करना है। इसी पे हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, हमने दावत दी है इम्तियाज़ अली कज़रबाज साहब को, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इम्तियाज़ अली कज़रबाज साहब, सर ये बताइएगा कि मौजूदा हालात के अंदर जबकि एक तरफ IMF का प्रेशर है हमारे ऊपर कि आपने जो सर्कुलर डेट है उसे कम से कम सतह पर लेकर आना है, अपने लॉसेस को कम करना है, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये दावा करना कि कम से कम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हम बिजली के बिलों का बोझ डालेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा मौजूदा सिस्टम के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर? ये बिजली की जो है ना, ये बड़ी अजीब हालात हो गए हैं। इस वक्त हमारे 41,000 मेगावाट, 45,000 तकरीबन 45,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। इन्हें जो हमारे बिजली घर बने हुए हैं वो 45,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको, हमारे जो मैक्सिमम डिमांड है इस वक्त वो 25,000 भी हम पूरे नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास जो लोगों ने, उन्होंने पावर स्टेशन तो बहुत से बना लिए लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें नहीं बनाई। और वो आपको पता है कि क्यों पावर स्टेशन जल्दी बनते हैं, उनको उनमें एकदम कमीशन मिलती है, तो कमीशन की खातर इन्होंने पावर स्टेशन तो बहुत से बना दिए लेकिन वो चल नहीं रहे। वो इसलिए सर्कुलर डेट, आपने देखा होगा कि कीमतें जो हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए कि सर्कुलर डेट जो है, सर्कुलर डेट ये है कि जो पावर स्टेशन बिजली दें या न दें उनको पैसे मिलते हैं। अब ये बिल्कुल ही अजीब चीज़ है कि एक बिजली घर बना हुआ है और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो पैसे, उसको जो पैसे बिजली के देने हैं वो हम दे रहे हैं, और वो बढ़ता जाएगा क्योंकि पिछले 2018 के बाद, 2016 के बाद, 2015 के बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन और सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं बनाई। इम्तियाज़ अली कज़रबाज साहब, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये बताइएगा कि अभी क्या हमारी हुकूमत के पास मार्जिन है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकती है IMF का प्रेशर को देखते हुए? देखिए ना, बात यह है कि अभी पोजीशन ये है कि अभी तो हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू कर दिए, लेकिन जो 35 साल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं बने, उसकी वजह से अभी हमारा हाइड्रो जो शेयर है
वो सिर्फ 25% या 26% है। ये होना चाहिए था। हमारे पास 1 लाख मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। गैस भी मंगा रहे हैं और हम और हर किस्म की थर्मल चीज़ें हैं वो तेल में मंगा रहे हैं इस बिजली के लिए। तो बिजली तो फिर महंगी होनी है ना। हमारी जो हाइडल पावर स्टेशन है वो सबसे सस्ती होती है और सबसे नॉन पोल्यूटिंग भी होती है। वो भी नहीं पैदा करता, आलूदगी भी नहीं पैदा करता। इम्तियाज़ अली कज़रबाज साहब, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देना मुमकिन है IMF के प्रेशर को देखते हुए? ये तो मैंने कहा है ना, जब तक ये जो सर्कुलर डेट है इसको ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये जो जितने पावर स्टेशन बने हैं उनको इस्तेमाल करने में नहीं लाएंगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। और सबसे पहले ज़रूरत है कि वो जो हमारे 20-25 हज़ार मेगावाट अनयूज्ड हैं उसको इस्तेमाल करें। उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाएं ताकि वो बिजली बिक सके और इनको और पैसे मिले और ये मुफ्त के पैसे नहीं दें। ये जो 1994 पावर पॉलिसी ना, उसकी वजह से वो बिजली दें ना दें, उनको जो बिजली उनकी है उनकी कीमत मिल रही है। तो वो तो अयाशी में है लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली कज़रबाज साहब। एनर्जी एक्सपर्ट इम्तियाज़ अली कज़रबाज प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, जिनके नज़दीक कोई इतना आसान नहीं होगा इस हुकूमत के लिए आवाम को रिलीफ देना, चूँकि जो मसाइल हैं ये काफ़ी पुराने हैं और एकदम से इन मसाइल का हल जो है निकालना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। पाकिस्तानी आवाम को शायद आने वाले दिनों में मज़ीद मुआशी मुश्किलात और बिजली के बिलों में और दीगर महंगाई की सूरत में एक बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।